Hello friends, welcome to ARK classes. Today we are going to read a lesson of class 12th. This is the first lesson of class 12th. ये लेसन है द लास्ट लेसन, इस लेसन का नाम है। और ये जो लेसन है ये 12th क्लास की बुक का फर्स्ट लेसन है। चलिए आओ इसे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में, अल्फोंसो डॉटेट। तो ये जो लेसन है ये अल्फोंसे डॉटेट द्वारा रिटन है और जिनका बर्थ 1840 को हुआ था एंड डेथ 1897 को हुई थी। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, ये एक फ्रेंच उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, लघु कहानी लेखक। ठीक है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। और द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन नाम का जो चैप्टर है ये उन दिनों के बारे में बताता है जब फ्रैंको और प्रूसियन वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जो कि 1870 से 1871 की बात है ये, जहाँ पर फ्रांस जो था उसे हरा दिया गया था भाई प्रूसिया, यानी कि प्रूसिया के द्वारा, लेड बाई बिस्मार्क। और जो उनका हेड था, हेड पर्सन था, वो कौन था? बिस्मार्क था। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ वाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और प्रूसिया, प्रूसिया नाम की जो जगह है जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, वहाँ पर मतलब कि कौन कौन से देश, जो नेशंस थे, राष्ट्र थे, वो कौन कौन से थे उनको अभी हम देखेंगे। तो उनमें एक तो था भाई कौन सा, एक सेकंड, सॉरी ये इरेजर वाला जो एरो है, एक सेकंड। तो इसके अंदर क्या क्या था? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का जो पार्ट है वो पहले प्रूसिया के अंदर आता था। ठीक है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। और इस कहानी में जो फ्रेंच जो डिस्ट्रिक्ट होती है, कौन कौन सी, अल्सेक और जो लोरेन है, ये दोनों की दोनों ही कहाँ चली जाती हैं? प्रूसियन हैंड्स, यानी कि प्रूसिया के हाथ में चली जाती हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस लेड ऑन लाइफ एट स्कूल। कि आओ इस कहानी को पढ़ो और ये हम पता लगाते हैं कि ये स्कूल पर क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है। इसमें देखते हैं हम। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कि नीचे लिखे टेक्स्ट को हमें पढ़ना है और ध्यान देना है कि पाठ में इनसे रिलेटेड कौन सी बातें बताई गई है। ठीक है। चलिए यहाँ से लेसन स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। कि मैंने उस स्कूल, मतलब कि मैंने स्कूल जाना उस दिन बहुत देरी से शुरू किया था उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डर था किस चीज़ का? ऑफ ए स्कोल्डिंग, यानी कि फटकारे जाने का, डांटने का। मतलब कि मुझे इस बात का डर था कि मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस। सबसे विशेष रूप से तो इस बात पर कि मिस्टर एम हैमल ने ये कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। पार्टिसिपल्स के बारे में क्या पूछेंगे? हमसे कुछ क्वेश्चन। ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो। और पार्टिसिपल्स क्या होता है भाई? ग्रामर की एक, इंग्लिश में ग्रामर्स की एक कंडीशन होती है। ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। ठीक है। राइटर कहता है फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ ए रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। ये कहता है कि भाई कुछ टाइम के लिए तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं कहीं भाग जाता हूँ और अपना जो दिन है वो ऐसे ही, मतलब कि स्कूल के दरवाजे से बाहर, मतलब कहीं भी मैं ऐसे बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कि आज का जो दिन था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था, काफ़ी ज़्यादा रोशनी वाला भी था। द बर्ड्स वर चेयरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो बर्ड्स हैं वो वुड्स यानी कि पेड़ों पर बैठे चहचहा रहे थे। ठीक है। चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि लकड़ी का जो कोना था, जो डाली थी, पेड़ों की जो डाली थी, उस कोने पर बैठ करके वो आवाज़ कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल इन द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। और सॉ मिल क्या है? कि जो एक आरे की, जो एक आरा मशीन की जो बढ़ई होता है ना, तो उसके आरा मशीन की जो एक आप ये कह सकते हो कि जो मिल होती है। ठीक है। तो उस मिल में बैठे एक ओपन स्पेस में, ओपन फील्ड में, ठीक है, वहाँ पर जो प्रूसियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे? वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब कि कुछ वहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग,
देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये पार्टिसिपल्स के रूल्स से ज़्यादा कहीं ज़्यादा क्या था, टेम्पटिंग यानी उकसाने वाला था बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से ध्यान खींचने वाला था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझे वहाँ जाने से अपने आप को क्या करना पड़ा, मना करने की ताकत मुझे रखनी पड़ी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं शीघ्रता से स्कूल की तरफ आगे बढ़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed the टाउन हॉल, कि जब मैं टाउन हॉल के पास से होकर के गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, तो वहाँ पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक सूचना पट होता है, ठीक है, सूचना पट के सामने एक सूचना दर्शाने वाला जो बोर्ड होता है, तो उस नोटिस बोर्ड के सामने क्या था भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी लोगों की। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले लास्ट 2 सालों से, वो कहता है पिछले बीते 2 सालों से जितनी भी बुरी घटनाएं थी वो सब कुछ हमें वहीं से पढ़ने को मिलती थी, कहाँ से, उस बुलेटिन बोर्ड से। द लोस्ट बैटल्स, जैसे कि हारी हुई युद्ध के बारे में, द ड्राफ्ट के बारे में, मतलब कि जो ड्राफ्ट क्या होता है, एक मसौदा होता है, ठीक है, जो भी मतलब संधि वगैरह होती है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी कमांडिंग ऑफिसर थे उनके जो भी ऑर्डर्स थे, तो उन सब के बारे में हमें न्यूज़ वहीं से मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने अपने आप को, मतलब मैंने अपने आप से इस बारे में सोचा बिना रुकते हुए, वोट कैन बी द मैटर नाउ, वो ये सोचता है कि अब आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि लोगों की इतनी वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, वो कहता है और उसके बाद मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था मैं आगे बढ़ता गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन, तो वो कहता है कि ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार होता है वहाँ पे, ठीक है, एंड वॉचर, और जो ध्यान रखने वाला, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटाइज यानी कि अपने प्रशिक्षु के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या कर रहे थे, वो उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, तो वो मुझे कहकर बुलाते हैं, मतलब मुझे जोर से तेज़ आवाज़ में मुझे चीखते हुए बात कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, कि इतनी तेज़ी से मत चलो, बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, वो कहता है कि तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए भी बहुत सारा टाइम है। तो कहता है कि तुम, बब का मतलब क्या है, एक बॉय, लड़के, ठीक है, वो कहते हैं कि लड़के तुम इतनी तेज़ मत चलो क्योंकि तुम्हारे पास में स्कूल पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं क्या कह रहा है वो आगे, एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमल के इस छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि ये सांस भरते हुए मैं वहाँ पर क्या करते हुए, सांस भरते हुए मैं वहाँ पर एम एम एल के गार्डन यानी उनके स्कूल, ये जो बगीचा, ये मतलब एम एम एल का गार्डन मतलब उनका जो स्कूल है, मैं वहाँ तक पहुँचा। यूजुअली वेन स्कूल बिगिन, कि आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ पे क्या होती है, बसल का मतलब क्या, तेज़ आवाज़ होती है, मतलब शोरगुल होता रहता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में से आसानी से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जो डेस्क, जो दराज है, जो मेज है, उनके खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, यानी कि यूनिसन में जो यूनिसन का मतलब क्या है कि एक साथ तेज़ आवाज़ में, ठीक है, वेरी लाउड यानी तेज़ आवाज़ में, तो एक साथ तेज़ आवाज़ में उन लेसन्स की आवाज़ को रिपीट होते हुए सुना जा सकता था। with our hands over our ears to understand better, with our hands over our ears, यानी कि हमारे हाथ अगर हम कानों पर भी रख लें तो भी हमें उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो सख्त जो डंडा होता है वो भी टेबल पर रैपिंग यानी कि उसके मतलब उसके भी पटकने की उसकी आवाज़ भी तेज़ी से सुनाई जा सकती थी। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये बिल्कुल एकदम शांत था, मतलब किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो ये कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वो कहता है कि मुझे इस शोरगुल को पार करते हुए, मतलब आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, यानी शोरगुल को पार करते हुए मुझे मेरी डेस्क तक जाना था, विदाउट बीइंग सीन यानी कि बिना देखे, मतलब बिना दिखे, ठीक है, मतलब मुझे कोई देख ना पाए,
तो इससे बचते हुए मुझे अपनी डेस्क तक जाना था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन निश्चित रूप से उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की सुबह को होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, वो ये कहता है कि भाई विंडो के अंदर से मैंने मेरे क्लासमेट को देखा। ठीक है, विंडो से मैं क्या देखता हूँ, मेरे क्लासमेट को देखता हूँ। एंड ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि वो पहले से अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो जो टीचर थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्लास में बार मतलब कि सीधे आउट जा रहे थे, मतलब टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर यानी कि उनके हाथ में जो भयानक सा लोहे का जो स्टिक था, जो डंडा था, अंडर हिज आर्म, उन्होंने अपने हाथ में यानी कि बगल में रखा हुआ था। तो उसके साथ में वो क्लास में टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, कि मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से होकर जाना था। ठीक है, यू कैन इमेजिन, आप इस बात की कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। वो कहता है कि आप इस बात की कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ट, यानी कि मेरे किस तरह से चेहरे का रंग उड़ा हुआ होगा। एंड हाउ आई टेरिबल या हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, कि एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सैड, और उन्होंने कहा वेरी काइंडली, बहुत ही आराम से, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि तुम अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कि मैं कूद कर अपनी बेंच के पास गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटल ओवर माई फ्राइड, और तभी उसी समय, मतलब कि मुझे मेरे डर पर थोड़ा सा, मतलब क्या हुआ, मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया। डिड आई सी दैट माई टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने ये भी देखा, है ना, कब, जब मैंने ये देखा कि दैट आवर टीचर, कि हमारे जो टीचर थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने अपना सुंदर सा वो हरे रंग का कोट भी पहने हुआ था। हिज फ्रिल्ड हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, कि उन्होंने अपनी जो शानदार शर्ट थी वो भी पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो छोटी सी जो सिल्की कैप थी वो भी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, जिस पर कढ़ाई की गई हो। ठीक है, तो उस पर कढ़ाई की गई थी। उन्होंने वो टोपी पहनी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन वाले दिन, और जब भी इनाम दी जाती थी स्कूल में। ठीक है, तो उन दिनों के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने वो ड्रेस पहन रखी थी। बिसाइड्स द होल स्कूल, के इस पूरे स्कूल के अलावा, सीम टू सो स्ट्रेंज, मतलब सब कुछ एकदम अजीब सा नज़र आ रहा था। एंड सोलेम, और बिल्कुल अकेला सा लग रहा था, एकांत सा लग रहा था। ठीक है, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे अजीब बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस, उस पीछे वाली बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा ही खाली रहती थी। द विलेजेस पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, तो मैंने ये भी देखा कि पीछे वाली बेंचेस पर जो गांव वाले लोग हैं वो हमारी तरह ही चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, यानी कि एक ओल्ड, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओल्ड मतलब ये नहीं है कि भाई, है ना, तो ओल्ड का मतलब क्या है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है। तो एक ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था। विद इज थ्री कॉर्नर्ड हेड, जिसके मतलब 3 कोने वाली टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, कि जो फॉर्मर मेयर है वहाँ का वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो औपचारिक वहाँ का मतलब गांव का जो पोस्ट मास्टर था वो भी बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी से नज़र आ रहे थे, परेशान नज़र आ रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, कि हॉसर ने एक ओल्ड प्राइमर, यानी कि एक हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है कि मतलब कि जो प्राइमरी में काम आने वाली जो बुक होती है। ठीक है ना, तो जो हॉसर था उसने एक पुरानी वर्णमाला की एक किताब वो लेके आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान थे, मतलब पेज पलटने के। ठीक है, एंड ही हेल्ड इट ओपन इन हिज नीज, और इसने इसे अपने घुटनों के पास खोल रखी थी इस किताब को। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन पेजेस के बीच में उसके जो बड़े बड़े से चश्मे थे वो रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड
on his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said. और तभी जो एम हैमल थे, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी एम हैमल अपनी कुर्सी पर से खड़े होते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और ठीक उसी बर्ताव से और ठीक उसी प्यारी सी मीठी आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो हमेशा मेरे साथ मतलब यूज़ करते थे। और वो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं वो, कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आज हमारा लास्ट लेसन होने वाला है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। वो कहता है कि जो ऑर्डर है हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक ऐसा ऑर्डर आ चुका है टू टीच, जो ये कहता है पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, यानी कि अल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल हैं वहाँ पर केवल जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इस तरह का ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, वो ये कहता है कि जो नया टीचर है वो तुम्हारे पास में कल तक आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारे फ्रेंच भाषा का लास्ट पार्ट है, लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखें या सुने। वाट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, वो कहता है कि थंडर क्लैप यानी कि एक तरह से बिजली की कड़कड़ाहट, ठीक है। तो कितना मतलब कि एक तरह से वज्र प्रहार था उसके ऊपर, दीज वर्ड्स, इन शब्दों का, वर्ड टू मी यानी मेरे लिए, यानी कि इन शब्दों ने कितना ज़्यादा उसे, कहने का मतलब आश्चर्यचकित कर दिया था, एक तरह से उसके ऊपर वज्र प्रहार था उसके ऊपर। ऑन द रिचेस, ओ द रिचेस, वो कहता है ओ द रिचेस, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, वो कहता है कि अरे कितने बुरे लोग, रिचेस, ठीक है। दैट वाज, यही वो बात थी, वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर उन्होंने मतलब कि लिखा हुआ था। तो वो ये कहता है कि जो टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था, निश्चित रूप से उन्होंने ये बात वहाँ पे लगा रखी होगी, इसीलिए वहाँ पर इतनी भीड़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कहता है कि मैं मुश्किल से ही लिखना कुछ जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी कुछ ज़्यादा सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे वहाँ पर रुक जाना चाहिए था। देन, तभी, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, वो कहता है कि मैं कितना परेशान था, मैं कितना दुखी था, मुझे कितना खेद हुआ इस बात पर कि मैंने अपने पाठ क्यों नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एजेस एग्स, सॉरी, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, यानी कि पक्षियों के अंडे ढूंढने की, पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर स्लाइड करने के लिए, ठीक है। स्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलने के लिए, है ना। तो मैंने इन सब अपने मतलब की बुक्स पर ध्यान नहीं दिया, मैंने लेसन ही नहीं पढ़ा। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो कुछ समय पहले ही न्यूसेंस लगती थी, मतलब मुझे परेशान करने वाली लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें उठाना कितना ज़्यादा भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधुओं के, सन्यासियों के बारे में मेरी इतिहास की किताब। और ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, वो कहता है अब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स से मुझे लग रहे थे, मेरे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो अब जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये भी कि मैं अब उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो उनके रूलर के बारे में, मतलब कि वो जो पिटाई करते थे, जो डंडे से मारते थे, उन सब के उन सब चीज़ों के बारे में मैंने सब कुछ क्या कर दिया, मतलब मैं भूल गया, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में मैं सब कुछ भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने ही क्रैंकी थे, मतलब कि वो कितने ज़्यादा सख्त थे, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया। पुअर मैन, कि बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, वो कहता है कि ये उस लास्ट लेसन, उस आखिरी पार्ट के सम्मान के लिए ये बात थी कि उन्होंने संडे को, मतलब कि अपने कभी कभार ओकेजनली पहने जाने वाले कपड़ों को, यानी संडे को पहने जाने वाले कपड़ों को उसने आज अपने कक्षा में पहना था। तो ये एक तरह से उस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए ये बात थी कि वो इसका मतलब इन कपड़ों को पहन के आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ चुका था क्या, और अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के जो वृद्ध लोग हैं वो अब हमारी कक्षा के पीछे वाली बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे,
है ना, टू यानी कि वे भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, वे भी बहुत ज़्यादा उदास थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और इस बारे में कि वे कभी और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर, कि ये एक तरह से हमारे अध्यापक का या हमारे मास्टर का, हमारे शिक्षक को उनका धन्यवाद देने का एक तरीका था। फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि 40 वर्षों तक उन्होंने अपनी निष्ठापूर्वक जो अपनी सर्विस की है, जो काम किया है उसके लिए, एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए उनका ये एक तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका और अधिक नहीं होने वाला था, मतलब कि उस देश के लिए सम्मान जो अब उनका नहीं रह चुका था या नहीं होने वाला था, क्योंकि वो बदल रहे थे, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज को। तो ये एक तरह से उनका सम्मान करने का एक तरीका था कि वो क्लास में आए थे और सभी लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, कि अब मेरी बारी थी पुनः चीज़ों को दोहराने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। वो कहता है वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, वो कि मैं क्यों नहीं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। टू से दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक रूल के बारे में, फॉर द पार्टिसिपल, उन जो कि पार्टिसिपल के बारे में था, ऑल थ्रू मतलब कि उस पूरे दौरान। तो उस पूरे दौरान जो भयानक चीज़ ये थी कि मैं उस पार्टिसिपल के रूल के बारे में एक भी चीज़ नहीं जानता था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही साफ और तेज आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी एक भी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने शुरुआती शब्दों को ही मिक्सड कर दिया, मतलब मैंने स्टार्टिंग के शब्दों में ही मैंने गड़बड़ कर दी और मैं वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क यानी कि अपनी डेस्क से चिपका हुआ वहीं पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूँ। आई हर्ड एम हैमल टू से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। सी देखो, हाउ इट इज़, कि ये कितना बुरा लगता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, कि प्रत्येक दिन हम अपने आप से ये कहते हैं, हम ये कहते रहे कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे अभी हमारे पास में खूब सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, कि मैं तो इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि अब हम कहाँ आ पहुँचे हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, वो कहता है कि ये तो अल्सेक के बारे में, क्योंकि ये तो अल्सेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि ये सब मतलब अल्सेक में रहने वाले सब लोग हमेशा याद करने वाली चीज़ें कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, एंड नाउ दोज फेलो आउट देयर, और वे जो लोग हैं जो तुम्हारे साथ में वहाँ बैठे हुए हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो तुम्हारे पास में कहने का पूरा हक रखते हैं। हाउ इज़ इट, कि कैसा है ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम फ्रेंच मैन बनने से मना करते हो। एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नोर राइट योर ऑन लैंग्वेज, और जबकि तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो, ना ही तुम अपनी भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति इतनी ख़राब नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्व्स विद, वह कहता है कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, कि हम सभी के पास में बहुत अच्छा मौका है। टू री अप्रोच आर सेल्फ विद, कि हम अपने आप में फिर से री अप्रोच कर सकें, अपने आप में पुनः सुधार ला सकें। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस अबाउट टू हैव टू यू लर्न, वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी चिंतित नहीं थे इस बारे में कि तुम और भी अधिक सीखो या तुम सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही इस बात को ज़्यादा महत्व दिया कि तुम या तो किसी फार्म पर या फिर किसी मिल पर काम करो। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि उन्हें थोड़ा सा और धन मिल सके। एंड और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि और मैं, जहाँ तक रही मेरी बात है, तो मैं भी इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, ब्लेम रखता हूँ, मतलब कि मुझे भी इस बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, वो कहता है क्या मैंने तुम्हें कई बार हमारे पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, बजाय इसके कि तुम पाठ को पढ़ो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और तब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से पे बात करते हुए एम हेमल ने
फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और ये भी उन्होंने कहा कि भाई ये एक संसार में बोली जाने वाली सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, द क्लियरेस्ट सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज़्यादा तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और ये भी कि हमें इसे अपने बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि वे अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तब तक गुलाम है जब तक कि वह अपनी भाषा को बोलता रहता है, मतलब कि अपनी होल्ड फास्ट का मतलब क्या है, अपनी भाषा से चिपका रहता है, अपनी भाषा को यूज़ करता रहता है, ठीक है, अपनी भाषा से जुड़ा रहता है। एज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा लगता है जैसे मान के चलो उनके पास जेल की चाबी है, ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा का तब तक गुलाम रहता है जब तक कि वह उसे बोलता रहता है, जब तक वह उससे जुड़ा रहता है, और ऐसा लगता है जैसे मानो उसके पास में जेल की चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर, और उसके बाद वो ग्रामर की बुक खोलते हैं, एंड रीड अस आर लेसन, और हमारे लिए वो पाठ पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि मुझे ये पाठ कितने अच्छे तरीके से समझ आया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू, और ऑल ही सैड जो कुछ उसने कहा, सीम्ड सो इजी वह इतना सरल लगा, इतना सरल, आई थिंक मैंने सोचा टू, मैंने भी सोचा कि कितना ज़्यादा सरल था, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने ये भी सोचा कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैशंस, और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को इतने ज़्यादा पेशेंस मतलब धैर्य के साथ में नहीं एक्सप्लेन किया। इट सीम्ड ऐसा लगता था ऑलमोस्ट जैसे एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था जैसे मानो कि वह व्यक्ति हमें सब कुछ देना चाहता था जो कुछ भी वो जानता था, ठीक। तो ऐसा लगता था जैसे मानो वह व्यक्ति वहाँ से जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता था, सब तरह की जानकारी हमें दे देना चाहता था जो कुछ भी वो जानता था, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लगता था जैसे मानो एक ही झटके के साथ में वो सारी जानकारी हमारे माइंड में वो बैठा देना चाहता था, मतलब हमें सारा नॉलेज एक साथ देने वाला था, ऐसा लग रहा था, मतलब देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लेख में एक पाठ दिया गया। दैट डे उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, कि उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपी लेके आए हुए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंस अल्सेक, और जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हाथ को घुमावदार तरीके से साफ साफ राइटिंग में फ्रांस और अल्सेक लिखा हुआ था उसमें। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और दे लुक्ड लाइक द लिटिल फ्लैग्स, और वो ऐसे लग रही थी जैसे मानो कि छोटे छोटे जो फ्लैग्स हैं, जो झंडे हैं, फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो पूरे स्कूल में सब रूम में सब जगह वो उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था जो कि हंग फ्रॉम द रोड, उस रोड यानी कि उस लोहे की स्टिक से वो चिपके हुए थे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क यानी हमारे डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम्हें ये देखना चाहिए था कि प्रत्येक व्यक्ति कितने आराम से काम करने के लिए वहाँ बैठा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और ये सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एकमात्र आवाज़ थी वो थी केवल उस पेपर के ऊपर पेन के रगड़े जाने की। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स का मतलब होता है भौरे, तो एक बार कुछ जो भौरे हैं वो उड़कर कमरे के अंदर आ जाते हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन उनकी तरफ किसी ने भी अपना ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जरा सा भी मतलब किसी ने हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स as if that was French too, who worked right on tracing their fish hooks, तो उन्होंने अपने फिश हुक को ट्रेस करने पर भी ध्यान दिया जैसे मान के चलो वे भी फ्रेंच ही हों,
ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कि छत पर बैठे जो कबूतर थे वो भी बहुत ही धीमी आवाज़ में आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से मैंने अपने आप ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे भी जर्मन में गाना चाहते हैं, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि सॉरी, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो ये कहता है कि मैंने अपने आप से ये सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग्स आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन ए चेयर। वेन एवर आई लुकड अप, जब भी मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग मतलब मेरे लिखने के दौरान, लिखने के दौरान, आई सा मैंने देखा कि एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, जो एम हेमल है वो मोशनलेस यानी कि बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट आउट एट वन थिंग, और केवल एक चीज़ की तरफ, एक वस्तु की तरफ ही लगातार देखे जा रहे थे। देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी तरफ। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो प्रत्येक बात को, मतलब कि उस स्कूल रूम के कौन से कमरे में उस स्कूल रूम के प्रत्येक कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इस बात को जैसे मानो वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि ये कितनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अजीब बात थी कि 40 वर्षों से वह एक के स्थान पर रहा था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास के साथ में। जस्ट लाइक दैट, केवल उसी प्रकार से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। ठीक है, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो डेस्क और जो बेंचेस थी वो थोड़ी सी वॉर्न स्मूथ, यानी कि बैठने के कारण थोड़ी सी स्मूथ हो चुकी थी। और जो वॉलनट ट्री था जो कि बगीचे में था वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। और जो होप वाइन एक तरह की जो बेल है जो कि उसने खुद ही प्लांट की थी, उगाई थी, वो भी अब खिड़की से छत के ऊपर, मतलब दुगनी अपने से दुगनी होकर के, और वो खिड़की से ऊपर होकर के छत पर चढ़ गई थी। ठीक है, वॉलनट ट्री क्या होता है, अखरोट का पेड़, जो कि उसने अपने गार्डन में उगाया था वो भी डबल हो चुका था, और जो उसने होप वाइन जो बेल उगा रखी थी वो भी अपने आकार से, अपने साइज से डबल हो चुकी थी, जो कि खिड़की से ऊपर होकर के छत पर जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके जाने से इसका हृदय कितना ज़्यादा टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, कि इनके ऊपर वाले कमरे में जो उसकी बहन थी जो वहाँ से मूविंग अबाउट यानी कि जस्ट टहल रही थी वहाँ पे, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और वो अपने सामान को पैक कर रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही उस शहर को छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके अंदर इतना साहस था टू हियर, कि वो सुन सके एवरी लेसन, प्रत्येक पार्ट को, टू द वेरी लास्ट यानी कि आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री में एक पाठ दिया गया। एंड देन द बेबीज़ चांटेड देयर बा बे बी बो बू, और उसके बाद में जो बेबीज़ थे, जो बच्चे थे, उन्होंने अपना जो एक वर्णमाला की जो शब्द थे उन्हें क्या किया, चांट किया। चांट का मतलब कि दोहराया या बोला गया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर, और पीछे की तरफ वहाँ बैठा हुआ कमरे के पीछे, कमरे में पीछे की तरफ जो बूढ़ा हॉसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मों को पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपनी जो प्राथमिक कक्षा की जो वर्णमाला थी उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर विद दैम, और उसमें लिखे हुए शब्दों को उसने स्पेल किया यानी कि दोहराया। यू कुड सी दैट, तुम इस बात को आसानी से देख सकते हो कि ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था, यानी कि बहुत बड़ा दुखी था और वो रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, कि उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं के कारण कपकपा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई,
एंड इट वॉज सो फनी, और ये इतनी अजीब आवाज़ थी कि हम सब इस बात को सुन करके एंड दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब भी हंसना और चीखना चाहते थे। ठीक है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। वो कहता है कि मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है हमें पढ़ाया गया वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से ही जो चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बज गई। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और उसके बाद में क्या होता है, देन द एंजलस एंजलस का मतलब क्या होता है कि भाई तभी वहाँ पर 12 बजने के बाद में जैसे चर्च की घंटी बजती है तो वहाँ पर एक देवदूत प्रार्थना होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, और ठीक उसी वक्त प्रूसियंस के जो ट्रम्पेट्स होते हैं यानी कि जो जोर से आवाज़ करने वाले जो ढोल की आवाज़ें होती हैं वो जोर से बजते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल के बाद वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडो, अब हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, कि एम हैमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, यानी कि वेरी पेल यानी कि उनका बिल्कुल रंग उतरा हुआ था। ठीक है। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, कि मैंने उन्हें कभी इतना मतलब कि इतना बड़ा नहीं देखा, मतलब इतना ज़्यादा उदास और इतने वो जितने बड़े दिख रहे थे मैंने उन्हें नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन किसी बात उन्होंने बीच में ही रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह इससे आगे कुछ नहीं कह सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, और उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी ताकत को बटोर करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो लिखते हैं जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वो रुक जाते हैं और दीवार के सहारे अपने सिर को लगाकर खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अर्थात कि हमारी तरफ देख करके वो इशारा करते हैं और कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि अब स्कूल समाप्त हो चुका है और आप लोग जा सकते हैं। तो दैट वाज द लेसन ऑफ द बुक फ्लेमिंगो। इट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर बुक, एंड आई होप कि आपको पढ़ करके अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको इसका ट्रांसलेशन या इसमें रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू लेटर।